शिव अपने कमरे में परेशान खड़ा था। सारा दिन ढूंढने पर भी उसे रति नहीं मिली थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी प्रिया वहां आकर बोली, शिव भैया आपके लिए फोन आया है। शिव तेजी से कमरे से बाहर आया और उसने ड्राइंग रूम में रखे फोन का रिसीवर उठाया। हेलो शिव, अरुण बात कर रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर वापस लौटना होगा बेटा, दूसरी ओर से अरुण बोले। शिव परेशान होकर 2 पल के लिए सोच में पड़ गया, पर फिर उसने पूछा, क्या हुआ अंकल, वहां सब ठीक है ना? उसका ये सवाल सुनकर अरुण के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ ठीक नहीं है बेटा, किरण भाभी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या माँ हॉस्पिटल में है? शिव ने घबराकर पूछा। तो अरुण ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बेटा, कल रात जब तुम्हारे पापा अपने कमरे में गए तो तुम्हारी माँ बेहोश पड़ी थी। अरुण ने सारी बात शिव को बतानी शुरू की। शिव ने खुद को संभालने के लिए टेबल को पकड़ लिया। तभी वो फिर से बोले, तुम्हारे और रति के जाने के सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अशोक ने साफ साफ कह दिया है कि उनके मर्ज की सिर्फ एक ही दवा है, और वो हो तुम। इसलिए शिव, तुम्हें अब अपनी माँ की खातिर सबके सामने आना होगा। शिव का गला भर आया और वो कुछ बोल नहीं सका। तभी अरुण फिर से बोले, शिव मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, पर मैं गौरी का बाप भी हूँ। अपनी एकलौती औलाद के साथ मैं अब और नाइंसाफी होते नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तुम्हारे सामने वो शर्त रखी है। रति जिस ऊंचाई से गिरी थी शिव, उसका बचना नामुमकिन है। जरूर तुमने उसकी किसी हमशक्ल को देखा होगा, या फिर इतनी लंबी बीमारी से उठने के बाद तुम्हें नजरों का धोखा हुआ होगा। और फिर तुम खुद ही सोचो कि अगर वो जिंदा है तो क्यों सबके सामने नहीं आ रही है? इस तरह कहीं छिपकर बैठने की उसके पास क्या वजह है? क्या उसके लिए तुम्हारा प्यार इतना कच्चा है कि तुम्हारे मरने की खबर के बाद उसने अपनी जिम्मेदारियों से भी मुंह मोड़ लिया? शिव, सच्ची मोहब्बत में तो इंसान अपने प्यार के मरने के बाद या तो अपनी जान दे देता है या फिर अपनी जिंदगी उसके नाम कर देता है। तो रति क्यों कहीं छिपी हुई है? उसे तो तुम्हारे परिवार के साथ होना चाहिए। आज अगर वो एक बहू होने की जिम्मेदारी निभाती तो तुम्हारी माँ अपनी मौत से नहीं लड़ रही होती। अंकल, मैं ये मानता हूँ कि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और उसकी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी और की परवरिश पर उंगली उठाए। शिव गुस्से में बोला। अरुण ने तुरंत अपनी सफाई दी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो शिव, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था जो तुमने निकाला। मैं भी रति को जानता हूँ, अगर वो जिंदा होती तो तुम्हारे पीछे, उसके साथ तुम्हारे घर में चाहे जैसा भी सलूक होता, वो मरते मर जाती, पर तुम्हारे घर की दहलीज कभी पार नहीं करती। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटा, झूठी आस के सहारे जिंदगी के बड़े फैसले नहीं लिए जाते। अपनी माँ के पास लौट आओ और बचा लो उनकी जिंदगी। अशोक ने साफ कहा है कि अगर अगले 24 घंटों में किरण भाभी को होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा अंकल, क्योंकि मैं वापस आ रहा हूँ आज ही। इतना कहकर शिव ने रिसीवर नीचे रख दिया। अरुण ने अपने हाथ में पकड़े रिसीवर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आना तो तुम्हें पड़ेगा शिव, मेरी बेटी की खातिर। दूसरी ओर शिव तेजी से अपने रूम में आया और बैग में अपने कपड़े डालने लगा। प्रिया ने उसे ऐसे अपना सामान पैक करते देखा तो दौड़ती हुई अजय को बुलाने उसके कमरे में पहुंची। भैया शिव भैया शायद जा रहे हैं, जैद वो अपना सामान पैक कर रहे हैं। प्रिया के इतना कहते ही अजय ने अपने हाथ में ली हुई फाइल बेड पर रखी और दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया तो उसने देखा कि शिव तेजी से जा रहा था। अजय दौड़ता हुआ उसके पास आया। शिव, क्या बात है, आप कहीं जा रहे हैं? शिव के कदम रुक गए। उसने पलटकर अजय की ओर देखा और बोला, हाँ अजय, मुझे वापस इंदौर जाना होगा। मेरी माँ की हालत ठीक नहीं है, उन्हें इस वक्त मेरी जरूरत है। ये सुनकर अजय परेशान होकर बोला, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आता हूँ। शिव उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, नहीं अजय, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हें यहाँ रहकर मेरी मदद करनी होगी। कोई कुछ भी कहे, पर मेरा दिल कहता है कि रति जिंदा है और यहीं इसी शहर में है और तुम्हें उसे ढूंढना होगा। वो तो ठीक है शिव, पर आप आपकी कंपनी को कैसे बचाएंगे? आपके अंकल की शर्त को लेकर क्या फैसला लिया आपने? फिलहाल तो कोई फैसला नहीं लिया है मैंने, क्योंकि इस वक्त मेरी माँ को बचाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, पर मेरा फैसला बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। मैं ना अपनी माँ को कुछ होने दूंगा और न ही अपनी कंपनी को, और अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें खुद फोन करूंगा। आंटी को मेरा प्रणाम देना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, शिव बोला। अजय ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर तभी शिव की नजर प्रिया पर पड़ी।
उसने उसके सिर पर हाथ रखा और अजय को गले लगाकर वहां से चला गया। अजय वहीं खड़ा उसे जाते देखने लगा। दूसरी ओर रति अपने घर के आंगन में खाट पर बैठी बस यही सोच रही थी कि आखिर शक्ति को पता कैसे चला कि वो जिंदा है। मिस्त्री और दीनानाथ जी घर की चद्दर बदल रहे थे, इसलिए लक्ष्मी भी आंगन में बैठी ये सब देख रही थी। रति मन ही मन बोली, गौरी के अलावा ये बात कोई नहीं जानता कि मैं जिंदा हूँ, और वो किसी को कुछ बताएगी नहीं तो शक्ति को ये बात पता चलना नामुमकिन है। कहीं उस रोज जब वो डैम के लिए यहाँ आया था तो उसने मुझे देख तो नहीं लिया। नहीं, अगर ऐसा होता तो वो इतने दिनों तक खामोश नहीं बैठता। उसे शिव की कुर्सी चाहिए, और उसे अच्छे से पता है कि जब तक शिव के हिस्से के शेयर्स उसे मिल नहीं जाते वो उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। ऐसे में अगर उससे ये बात पता होती कि मैं जिंदा हूँ और यहाँ ओंकारेश्वर में हूँ तो वो बहुत पहले मुझ तक पहुँच जाता। इसका मतलब साफ है कि उसे नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ। तो फिर कौन हो सकता है जो गन हाथों में लिए मुझे तलाश रहा है? रति यही सब सोचकर परेशान हो रही थी, पर तभी वो उठी और लक्ष्मी से बोली, अम्मा मैं थोड़ी देर में आती हूँ। लक्ष्मी ये सुनकर घबरा गई। कहाँ जा रही है बिटिया? बाहर दुश्मन तुझ पर घात लगाए बैठे हैं, मैं तुझे कुछ दिन घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। अम्मा मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कौन मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुँचा है। मैं बस पास के एसटीडी बूथ जा रही हूँ, एक फोन करके जल्दी से वापस आ जाऊंगी। नहीं बिटिया तू कहीं मत जा, अगर वो लोग अभी भी बाहर तुझे ढूंढ रहे होंगे तो। लक्ष्मी उसकी बांह पकड़कर बोली। रति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बहुत प्यार से उनकी हथेली थामी और बोली, अम्मा कुछ नहीं होगा, मैं बस यूं गई और यूं आई। उसने वही खाट पर रखा अपना बैग उठा लिया तो लक्ष्मी परेशान होकर बोली, मैं तेरे बाबा को बता दूं। इतना कहकर वो घर का काम खत्म करके नीचे आ रहे दीनानाथ जी को बुलाने लगी, पर रति बैग लेकर वहां से निकल गई। उसने घर से बाहर आते ही अपना सिर साड़ी से ढांका और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। कुछ ही देर में वो एक एसटीडी बूथ तक पहुंच गई। उसने जल्दी से एक सिक्का डाला और गौरी के घर का नंबर डायल करने लगी। ट्रिंग ट्रिंग की आवाज सुनकर अभी अभी हॉस्पिटल से घर आई गौरी ने रिसीवर उठाया। हेलो गौरी, मैं रति बोल रही हूँ। रति बोली। उसकी आवाज सुनकर गौरी ने अपने आसपास देखा तो एक नौकर वही टेबल साफ कर रहा था। उसे देखकर गौरी तुरंत बोली, जाओ मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। नौकर ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही गौरी फोन पर बोली, रति तू ठीक है ना? गौरी, आज मंदिर में कुछ गुंडे मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे, वो मेरी तस्वीर लेकर मुझे ढूंढ रहे थे। बाबा ने उनमें से एक के पास गन भी देखी थी। रति की बातें सुनकर गौरी परेशान हो गई और तुरंत बोली, रति तेरी कसम, मैंने किसी को नहीं बताया कि तू जिंदा है। मैं जानती हूँ गौरी कि तूने किसी को कुछ नहीं बताया होगा। मैंने तुझे बस ये कहने के लिए फोन किया है कि प्लीज तू घर जाकर शक्ति से बातों बातों में पता करने की कोशिश कर कि क्या उसे मेरे बारे में कुछ पता है। पर रति, शक्ति तो हॉस्पिटल, इतना कहकर गौरी बोलते बोलते रुक गई। हॉस्पिटल का नाम सुनकर रति परेशान हो गई और उसने तुरंत पूछा, हॉस्पिटल? गौरी कौन है हॉस्पिटल में? सब ठीक तो है ना? माँ तो ठीक है। गौरी मन ही मन बोली, नहीं, मुझे रति को आंटी के बारे में नहीं बताना चाहिए। इस हालत में ये बेचारी अकेली ओंकारेश्वर में रह रही है। ऐसे में अगर मैंने इसे आंटी के बारे में बता दिया तो ये परेशान हो जाएगी। पर गौरी की चुप्पी ने रति की परेशानी और बढ़ गई और उसने फिर से सवाल किया, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे गौरी, सब ठीक है ना? गौरी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बाबा सब ठीक है, तू चिंता मत कर। मैं तो बस ये कह रही थी कि इस वक्त शक्ति कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स हासिल करने में लगा है, इसलिए आज वो हॉस्पिटल भी गया था ताकि अशोक अंकल को पता सके। अशोक अंकल तुम्हारे ससुर जी के बेस्ट फ्रेंड जो है। अच्छा तू फिक्र मत कर, मैं कल ही उससे मिलकर पता करती हूँ कि उसे तेरे बारे में कुछ पता है या नहीं। किससे बात कर रही हो गौरी? तभी अरुण ने पूछा। गौरी ने फट से रिसीवर नीचे रखा और पलटकर बोली, अपनी एक सहेली से पापा। अरुण उसके पास आए और बोले, पर बेटा तुम तो ये कह रही थी कि कल उससे मिलकर पता करती हूँ कि उसे तेरे बारे में कितना पता है। ओह वो, गौरी अपनी हथेली अपने सिर पर मारकर बोली। अरुण उसे एकटक देख रहे थे। तभी गौरी वही सोफे पर बैठकर बोली, बात यह है पापा कि मेरी एक सहेली का जन्मदिन है और हम सब उसे सरप्राइज देना चाहते हैं, बस इसलिए मैं उससे पूछ रही थी कि उसे उसके बारे में कितना पता है। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कि हम उसके लिए एक पार्टी रख रहे हैं।
अरुण ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, सरप्राइज तो तुम्हारे पापा भी तुम्हें देने जा रहे हैं बेटा। पर कल सुबह। कैसा सरप्राइज पापा? सरप्राइज बताते थोड़ी है बेटा, अगर बता दे तो वो सरप्राइज थोड़ी रहता है। पर इतना जरूर बता देता हूँ कि कल सुबह होते ही मेरी बेटी को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है। कल का सूरज मेरी बेटी की जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आएगा और उस रोशनी में मेरी बेटी को उसके सारे ख्वाब सच होते नजर आएंगे। गौरी मुस्कुराते हुए अपने पापा के सीने से लग गई और बोली, गौरी की जिंदगी का तो सिर्फ एक ही ख्वाब था पापा, शिव की दुल्हन बनना, जो अब कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ख्वाब देखने ही छोड़ दिए हैं। पर कोई बात नहीं, देखते हैं कि आपका सरप्राइज आपकी बेटी को कितनी खुशी देता है। अरुण उसके सिर पर हाथ फेरकर मन ही मन बोले, कल तुझे तेरा शिव ही मिलने वाला है बेटा। जो चीज प्यार से नहीं मिली तुझे, उससे तेरे पापा तेरे लिए खरीदने जा रहे हैं। शिव तेरे पास जरूर आएगा, क्योंकि बहुत जल्द मैं रति को तेरे रास्ते से हमेशा के लिए हटा दूंगा। दूसरी ओर रति गौरी से बात करके अपने घर की ओर बढ़ रही थी। बारिश भी शुरू हो चुकी थी और तेज हवाएं भी चल रही थी, जिसकी वजह से बार बार उसके सिर से उसका पल्लू उड़ रहा था। तभी उसे ढूंढ रहे राजा की नजर उस पर पड़ गई। उसे देखते ही उसने तुरंत अपनी जीप रोक दी। जीप के रुकते ही रति के भी कदम रुक गए और उसे समझते देर नहीं लगी कि ये वही लोग हैं जो उसे तलाश रहे थे। राजा उसे देखकर मन ही मन बोला, इसका मतलब बॉस ठीक ही कह रहे थे, ये सच में जिंदा है। वो तुरंत जीप से बाहर आया। रति ने उसे देखकर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे लेने शुरू किए और पलटकर वहां से भागने लगी। उसे भागते देख वो भी उसके पीछे भागने लगा। तभी उसका एक आदमी चीखा, बॉस गाड़ी है हमारे पास। राजा दौड़ते हुए जीप के पास आया और उसे स्टार्ट करने लगा, पर जीप स्टार्ट ही नहीं हुई। उसने फिर से कोशिश की, पर जब जीप चालू नहीं हुई तो वो जीप से उतरकर चीखा, देख क्या रहे हो, पकड़ो उस लड़की को। वो अपने आदमियों के साथ रति के पीछे दौड़ पड़ा। रति तेजी से भाग रही थी, वो बार बार पलटकर उन्हें देख रही थी। आंधी और तूफान के साथ तेज बारिश में वो सड़क पर दौड़े जा रही थी। तभी वो बस स्टैंड की ओर बढ़ रहे शिव के ऑटो के सामने आ गई। ऑटो वाले ने तुरंत ऑटो पर ब्रेक लगा दिया। उसके अचानक से ब्रेक लगाने की वजह से शिव ने चौंककर सामने देखा, पर हेडलाइट आंखों पर पड़ने की वजह से रति ने अपनी एक बाह अपनी आंखों पर रख ली और भागती हुई ऑटो की बगल से निकल गई। अजीब पागल औरत है, अभी मर जाती। इतना कहकर ऑटो वाले ने ऑटो फिर से स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। शिव ने ऑटो से झांककर रति की ओर देखा। तभी उसके ऑटो की बगल से राजा और उसके गुंडे भी तेजी से निकल गए, जिन्हें देखकर वो सोच में पड़ गए। पर तब तक ऑटो वाले ने ऑटो की स्पीड बढ़ा दी थी। रति भागते भागते सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक के पीछे छिप गई। राजा के गुंडे भी उसे वही ढूंढने लगे, पर वो उनकी नजरों से बचते हुए छिप रही थी। वो मन ही मन बोली, हे महादेव, मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की जिंदगी अब आपके हाथों में है, प्लीज हमारी रक्षा कीजिएगा। पर तभी राजा की नजर उस पर पड़ गई। रति ने जैसे ही उसे खुद को देखते देखा तो घबराकर वहां से भागने लगी। राजा उसके पीछे दौड़ते हुए बोला, वो रही, पकड़ो उसे। आज अगर ये बचकर निकल गई तो बॉस हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। रति भागते भागते हाँफने लगी। इस हालत में उससे ज्यादा भागा भी नहीं जा रहा था, पर फिर भी वो बहुत तेजी से भागने की कोशिश कर रही थी। भागते भागते वो सामने से चली आ रही एक गाड़ी के सामने आ गई। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।